हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला में। क्या आप सभी को डू और डच का सही प्रयोग करना आता है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा डू और डच का सही प्रयोग। आप चाहे किसी भी कक्षा में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप बने रहिए मेरे पूरी वीडियो में, अंत तक देखिए। मैं डू और डच का सही प्रयोग बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझा के जाऊंगा। तो आइए, आज मैं शुरू करता हूँ अपने डू और डच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही मेरे डू और डच की पूरी कहानी। ठीक है, इससे अलावा डू और डच का प्रयोग कहीं नहीं होता है। तो मेरा पहला नियम है, मेरा पहला रूल है डू और डच का सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो, ये डू और डच का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किस टेंस में करते हैं, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, डू और डच का प्रयोग हम केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट के कई टेंस होते हैं, लेकिन डू और डच का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, आइए, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो पहला नियम है वो है सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जो कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा हूँ आपके लिए। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो आपका होता है ही, शी, इट, और अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम अगर होगा, उसके साथ आपको लगाना है डच। क्या लगाएंगे आप? डच। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शी का प्रयोग किया गया है, तो शी के साथ आप क्या लगा रहे हो? डच, है ना? हर वर्क, क्या है ये? हर वर्क। अब डच का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर जो डच आपका यूज किया गया है दोस्तों, ये एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। वर्ब दैट मीन्स मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आपका डच यूज किया गया है। इस डच का मतलब होता है करना। क्या होगा यहाँ पे? करना। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगी कि शी डज हर वर्क, वह अपना कार्य करती है। समझ में आ गया आपको? देखो, अगर इन इसमें से, शी में से, ही में से, इट में से, और अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, उसके साथ आप क्या लगाओगे? डज का प्रयोग करोगे। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसी डज का प्रयोग अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। कैसा हो? प्लूरल हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डू का प्रयोग करोगे। साथियों देखो, अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और मैंने यहां पर लिख रखा है किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, तो अगर वो नाम एक से ज्यादा व्यक्तियों का होगा, एक से ज्यादा व्यक्तियों का होगा, तो उसके साथ आप क्या करोगे? उसके साथ आप डच का प्रयोग करोगे। क्या करोगे आप? डच का प्रयोग करोगे। राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में तो आ ही जाएगा। मैं कुछ भी बोलो समझ में आ जाएगा? नहीं, उसके साथ आप क्या करोगे? डू का प्रयोग करोगे। ठीक है, किसके साथ? अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उसके साथ डू का प्रयोग करोगे, डज का नहीं। ठीक है ना? हाँ, ध्यान सुनो। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं बस हाँ बस सर समझ में आ गया, नहीं। आपको समझना होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, दे हो, या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, तो उनके साथ आप डच कभी मत लगाना। अगर डच लगाओगे तो आप गलत कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही साधारण शब्दों में मैं बताऊंगा आपको। मैंने बोला था ना कि आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं? आई डू माई वर्क। क्या है? आई डू माई वर्क। अब देखो, यहाँ का जो डू है ना, ये इसका भी जो अर्थ निकलेगा वही निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसमें जो डू लगा रहा हूं ना, ये मेन वर्ब है।
समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो आप समझ पाए ना, पहला जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो इस वे में अगर आप हेल्पिंग डू और डज का प्रयोग कर रहे हो, तो इसको आप कहोगे कि इसमें जो आपने डज का और डू का प्रयोग किया है वो एक मेन वर्ब के रूप में किया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो को बताना, और भी आसान शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर एक बात समझ में आपको और नहीं आ रही होगी कि ये कैसे, यहाँ पर ये जो डू और डज है ये किस प्रकार से एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसी डू और डज को हम आगे हेल्पिंग वर्ब का काम करा देंगे, तो इसको देखो थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ठीक है। आज मार्कर बदल देते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम क्यों कर रहा है, यहाँ पर ये मेन वर्ब काम इसलिए कर रहा है दोस्तों, अगर डू या फिर डज, ठीक है, ध्यान से समझना, डू और डज के बाद, यहाँ पर डू और डज के बाद अगर वर्ब नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, वर्ब, अगर वर्ब नहीं दिया गया है, वर्ब के अलावा कोई और वर्ड्स दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं अदर वर्ड, ठीक, अगर डू और डज इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया गया है, इस कंडीशन में ये डू और डज क्या बन जाएगा, आपका मेन वर्ब बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखेंगे और बात क्लियर हो जाएगी। आ जाओ हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 निगेटिव में, अभी ये कहां पे हमने प्रयोग किया, पॉजिटिव में किया, समझ में आ रहा है ना, कहां किया, पॉजिटिव में किया। तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट, अब डू और डज यहाँ पे लिखा गया था, अब डू और डज को तो आप समझ गए हो, अपने अकॉर्डिंग आप लगाओगे, क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं निगेटिव सेंटेंस में, अब निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा लेना डू और डज, डू और डज कैसे, सब्जेक्ट के आधार पर, समझ में आ रहा है। इसके बाद आप क्या लगाओगे, नॉट लगाना, ठीक, नॉट, और आप क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। देखो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, क्या है, आई क्या है, आई बताओ, आई क्या है बताओ। यहां पर जो मैंने लिखा है इन दोनों में से जो आई है वो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या लगाओगे साथियों बताओ, डू लगाओगे कि नहीं लगाओगे, डू लगाओगे ना, हाँ गुड, इसके साथ आप डू लगाओगे। उसके बाद क्या है, नॉट है, फिर डू माई वर्क है। समझ में आया? देखो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था, यहाँ पे देखो दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि सर आप एक बार डो लगाए हो, दोबारा फिर क्यों डो लगा दिए, दोबारा फिर क्यों डो लगा दिए, दो बार डो डो क्यों एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ पे समझो, मैंने बताया था ना कि अगर डू और डज के बाद, डू और डज के बाद क्या आता है, अदर वर्ड, मतलब कि नाउन, ठीक, यहाँ पे समझो, अगर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो ये डू और डज क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलो डू और डज मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर इस डू और डज के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ आता है, ठीक है ना, तो वहां पर ये डू और डज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये जो डू है डज है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो डू है वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। देखो उसके बाद क्या आया है, उसके बाद क्या आया, देखो इसको पहले समझो, क्या बताया था मैंने, डू और डज के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आता है तो मेन वर्ब होता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर देखो डू के बाद क्या आया है, माई वर्ड का आया, और माई वर्ड क्या है, नाउन है, मैंने क्या बताया, नाउन आएगा तो मेन वर्ब होगा। यहाँ पे देखो क्या आ गया, माई की डू और डू के बाद क्या आ गया, माई वर्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इस डू के बाद क्या आया, नॉट, और नॉट क्या है, नाउन नहीं है, क्या है, नाउन नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नहीं समझ में आएगा तो बताना। आगे देखो, शी डज,
नॉट डू हर वर्क। यहाँ पे देखो फिर से डू आ गया ना, देखो फिर से डू आ गया, तो ये डू के बाद क्या है, डू के बाद फिर से एक नाउन है। ठीक, क्या है ये, फिर से एक नाउन है ना, हर वर्क, तो वर्क क्या है, एक नाउन है, और ये डू क्या बन गया, फिर से मेन वर्ब बन गया। तो देखो सी के साथ आप डज लगा रहे हो ना, तो निगेटिव में भी आप डू और डज का इस तरीके से प्रयोग करोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 3। सॉरी, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि हम डू और डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कहां पे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, तो देखो अगर उसी डू और डज जो आपका है, इसी डू और डज को सेंटेंस के सबसे पहले लगा दोगे ना, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर उसी डू और डज को सेंटेंस के पहले रख दोगे ना, सबसे पहले, तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? लगाने का तरीका वही है, कौन सा, सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे लगाओगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाओगे, तो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर डू और डज का प्रयोग पहले कर दोगे ना, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने पहले कर दिया, तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस सब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या कंफ्यूजन होगा, अभी कहोगे ना, यहाँ पे अभी कमेंट बॉक्स में करोगे, कमेंट करोगे, क्या करोगे, सर यहाँ पे तो आपने कहा था ना कि जब डू और के डज के बाद नॉट सॉरी में सॉरी नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, तो आप कह रहे थे कि डू और डज क्या बनेगा, डू और डज मेन वर्ब बनेगा, है ना। एक क्या था ना, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मैंने बोला डू और डज, फिर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट आ गया ना, क्या नाउन प्रोनाउन आ गया। ठीक है, डू और डज के बाद नाउन, तो कहोगे सर यहाँ पे नहीं बनेगा क्या, नहीं यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने एक बात कंडीशन रखी है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में डू और डज आता है, समझ रहे हो ना, अगर सब्जेक्ट के बाद में डू और डज आ रहा है और उसके बाद में फिर से नाउन आ रहा है, समझ में आ रहा है, उस कंडीशन में आपका डू और डज क्या बनेगा, मेन वर्ब बनेगा। लेकिन अगर वही डू और डज सेंटेंस के पहले आ गया या नाउन के पहले आ गया, सबसे शुरुआत में आ गया, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पे क्या है, डू और डज हमने कहा लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। और एक चीज और ध्यान में रख लो, जब डू और डज सेंटेंस में आएगा ना, तो वो सेंटेंस में जो वर्ब लगाओगे ना, सिंगुलर का लगाना। समझ में आ रहा है ना, सिंगुलर लगाना। क्यों, क्योंकि डू और डज में ऑलरेडी आप एस और एस लगा रखे हो। समझ में आ रहा है, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल का भी मत लगाना। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पे जो आप वर्ब लगाओगे, क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म के लगाओगे। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, इसके बिना ना आपका सेंटेंस क्या होगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा होते हुए भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप ये लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। समझ में आ रहा है, आगे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं आज। तो यहाँ पर क्या है, डू यू रीड इंग्लिश, तो डू के बाद क्या आया, यू आया। तो देखो यहाँ भी अगर ये यू है, तो यू देखो कहाँ पे है, प्लूरल में है ना, तो प्लूरल वाले के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे। समझे आप, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप क्या लगाओगे, डू लगाओगे। तो डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक है, तो इस डू का जो हिंदी मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, क्या, क्या आएगा, क्या। समझ में आया, तो आप उस वाक्य को ऐसे पूछोगे कि क्या आप हिंदी या इंग्लिश या जो कुछ भी है ना पढ़ते हो। ठीक है, तो ये टोन आपका ऐसे बनेगा, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे डज, डज के बाद क्या है, डज के बाद है शी, क्या है, शी। और इस शी के अकॉर्डिंग देखो, शी क्या है, सिंगुलर है ना, तो शी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। डज शी हेल्प यू, डज शी हेल्प यू। समझ में आ रहा है कैसे पूछोगे, डज शी हेल्प यू। ठीक है,
क्या वह आपकी मदद करती है ना। तो यहाँ पर भी डज का मतलब क्या निकला, डज का मतलब क्या ही निकलेगा, समझ में आया। चलो आ जाओ नेक्स्ट बताते हैं आपको। रूल नंबर 4, ये थोड़ा सा ना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना कि सर अभी जो आपने बताया ना वो भी तो एस और नो वाला था। हाँ हाँ वही एस और नो वाला था, ठीक है, वही वाला सेंटेंस है। लेकिन अब यहाँ पर पूछना नहीं है, पूछना नहीं है आपको। पूछ रहे थे तो भी डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन नहीं, जब आंसर करोगे ना तो भी डू और डज का प्रयोग करोगे। समझ में आया। पूरा नहीं बोलने का है, ठीक है, पूरा सेंटेंस को नहीं बोलने का है। इसको कैसे बोलोगे, जैसे क्या आप मूवी देखोगे, या फिर क्या आप मूवी देखते हो, तो उसको Yes, I do. हाँ यस आई डू, ठीक है। डू यू वॉच मूवी, यस यस आई डू। समझ में आ रहा है ना। क्या आप घूमते हो, नो आई डोंट। समझ में आया, क्या बोलोगे, नो आई डोंट। अब ऐसे नहीं बोलना है, नो आई डू नॉट वेंडर, ऐसे नहीं बोलोगे ना, पूरा नहीं बोलना है। क्या बोलोगे, शॉर्ट में उसका आंसर को, नो आई डोंट। बात समझ में आ रही है। तो आंसर करने के लिए कौन सा आंसर, यस और नो का आंसर। तो आई रूल नंबर हमारा कौन सा है, ये 4, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जब आप आंसर यस और नो में करोगे तो उसका आप कैसे करोगे। तो डू, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाया है, ठीक, देखो डू यू लाइक टी, क्या है, डू यू लाइक टी। अब ये टी किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है ना। तो अगर आपको पसंद है चाय पीना तो बोलो यस आई डू। अगर आपको चाय पे नहीं पसंद है तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट। क्या बोलोगे, नो आई डोंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पूरा नहीं बोलना है, आपने इसको लिख लगाना है, एस लगाना और आई डू करना बस। फिर भी यहाँ पर आई के साथ क्या लगाओगे, डू लगाओगे ना। समझ में आ रहा है ना। चलो देखो एक और पूछा है, डज शी वर्क हार्ड, क्या वो कठिन परिश्रम करती है, यस शी डज। समझ में आया, यस शी डज। और नहीं करती तो नो शी डजंट। क्या बोलोगे, नो No, she शी doesn't. डजंट, डजंट ना, डजंट नॉट डजंट, ठीक है। डजंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नो शी डजंट, ठीक है। डजंट मीन्स डज नॉट, नो शी डज नॉट, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक। अच्छा हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में क्या है, तो मेरे साथियों रूल नंबर 5 में मैंने बताया कि अगर किसी बात पर जोर देना है, ठीक है, क्या करना है, जोर देना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्फेसाइज करना। अगर किसी बात पर इम्फेसाइज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, डू और डज का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे देखो डू और डच है ना, क्या करने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस पर किसी भी बात पर जोर देने के लिए हम डू और डच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो आई डू रिस्पेक्ट, क्या, आई डू रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता तो हूं, क्या होगा, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर। या फिर देखो एक चीज और भी यहां से निकलेगा, इस डू का मतलब होता है जरूर। क्या होता है, जरूर। मैं उनकी रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। कोई आपसे बोल रहा है कि क्या आप उनकी रिस्पेक्ट, हाँ भाई करता हूँ मैं उनकी रिस्पेक्ट, मैं जरूर करता हूँ ना, ऐसे नहीं बोलना, मैं जरूर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। समझ में आ रही बात। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, ही डज ट्राई हिज बेस्ट। अरे वो अपनी बेहतर करने की कोशिश तो करता है, ठीक है ना, क्या करता है, वो अपनी बेहतर करने की कोशिश करता है, आप ऐसे नहीं कह सकते। समझ में आया, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मजा आया। ये पूरी कहानी किसके ऊपर है, डू और डच के ऊपर है, ठीक है। ए टू जेड। हमें नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और कहीं और जाकर के वीडियो ढूंढने की आवश्यकता है, क्यों, कि मैंने आपको डू और डच पर जितना भी बनता है सेंटेंसेस मैंने सब आज आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं उसको एक वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।